पहला प्रश्न देखेंगे। मैकियावेली समर्थक था। मैकियावेली समर्थक था। ऑप्शंस हैं अभिजात तंत्र, राजतंत्र, लोकतंत्र, इनमें से कोई नहीं। देखिए, मैकियावेली समर्थक था। ऑप्शन डी, इनमें से कोई नहीं। मैकियावेली की यह मान्यता थी कि कोई भी एक प्रकार का शासन समस्त परिस्थितियों के लिए श्रेष्ठ नहीं समझा जा सकता। कुछ स्थितियों में राजतंत्र और कुछ में गणतंत्र सबसे अच्छा होगा। राजतंत्र का निरूपण उसने प्रिंस में तथा गणतंत्र का डिस्कोर्सेज में किया। अभिजात तंत्र को वह बिल्कुल भी महत्व नहीं देता था। नेक्स्ट है, राजा शेर की तरह साहसी एवं लोमड़ी की तरह चालाक होना चाहिए, किसने कहा था? तो यह जो कथन है वह मैकियावेली का है, प्लेटो का है, अरस्तु का है या जे.एस. मिल का है? तो यह जो कथन है वो है मैकियावेली का। मैकियावेली ने द प्रिंस में राजा को यथार्थवादी सलाह देते हुए कहा कि राजा को भेड़िए को डराने के लिए शेर की तरह साहसी होना चाहिए तथा शत्रु के बारे में जानकारी प्राप्त करने के लिए लोमड़ी की तरह चालाक होना चाहिए। मैकियावेली के अनुसार राजा को सद्गुणी, धर्मपरायण व उदार दिखना चाहिए, परंतु आवश्यकता पड़ने पर उसे छल, धोखा और बल का भी प्रयोग करना चाहिए। नेक्स्ट है, किसका यह विश्वास था कि व्यक्ति अपने पिता की मृत्यु को भूल सकता है परंतु उसकी संपत्ति की हानि को नहीं भूल सकता है? तो किस विचारक ने यह कहा था? मैकियावेली ने कहा था, पोंदा ने कहा था, हॉब्स ने कहा था या लॉक ने कहा था? तो देखिए, यह मैकियावेली ने कहा था। ऑप्शन ए सही है। मैकियावेली संपत्ति के प्राधिकार को इतना महत्वपूर्ण मानता था कि शक्तिशाली राजा को भी लोगों की संपत्ति लेने या छीनने से मना कर दिया था। उसका मानना था कि संपत्ति का अधिग्रहण कालांतर में विद्रोह का कारण बन जाता है। इसी संदर्भ में मैकियावेली ने कहा कि व्यक्ति अपने पिता की मृत्यु को तो भूल सकता है किंतु अपनी संपत्ति की हानि को नहीं भूल सकता है। नेक्स्ट है, किसने राज्य का इस प्रकार वर्णन किया है कि यह संपूर्ण विज्ञान में साझेदारी है, संपूर्ण कला में साझेदारी है, प्रत्येक सद्गुण और सभी पूर्णता में साझेदारी है? तो यह एडमंड बर्क ने कहा था, अरस्तु ने कहा था, मैकाइवर ने कहा था या मार्गेन ने कहा था? तो यह जो कहा था यह एडमंड बर्क ने कहा था। देखिए, एडमंड बर्क जो थे वो व्यक्तिवादी एक थे और व्यक्तिवादियों की यह धारणा थी कि राज्य एक आवश्यक बुराई है और वर्तमान समय में स्वीकार नहीं किया जाता है। वास्तव में यह सभ्य जीवन की प्रथम आवश्यकता है। नैतिक जीवन के मार्ग में आने वाली अशिक्षा, अज्ञानता और दरिद्रता आदि बुराइयों को दूर करते हुए राज्य व्यक्ति के नैतिक विकास का सफलतापूर्वक प्रयत्न करता है। सभ्य जीवन की अवस्थाएं प्रदान करते हुए उसे व्यक्तित्व के विकास की ओर प्रेरित करता है। इसी संदर्भ में बर्क ने कहा था कि राज्य सभी विज्ञानों, सभी कलाओं, सदाचार व पूर्णता में मनुष्य का साझेदार है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नांकित में से कौन सा युग्म सही नहीं है? कौन सा युग्म सही नहीं है हम आपको ये बताना है। तो अभिजात्य सिद्धांत जो है वो पेरेटो का है, अनुदारवादी सिद्धांत बर्क का है, उदारवादी सिद्धांत प्लेटो का है और सामाजिक संविदा सिद्धांत रूसो का है। तो इसमें से देखिए, जो अभिजात तंत्र का सिद्धांत जो है वो पेरेटो ने ही दिया था, पेरेटो का ही है, और अनुदारवादी सिद्धांत बर्क ने दिया था और उदारवादी सिद्धांत प्लेटो का नहीं है। समाजवादी प्रसन्नविदा सिद्धांत जो है ये भी रूसो का है। प्लेटो आदर्शवादी सिद्धांत का विचारक था। इसने अपने ग्रंथ रिपब्लिक में आदर्श राज्य की कल्पना की थी, जबकि पेरेटो अभिजात सिद्धांत के थे, बर्क अनुदारवादी सिद्धांत के थे तथा हॉब्स, लॉक और रूसो सामाजिक समझौता सिद्धांत के विचारक थे। तो हॉब्स, लॉक और रूसो ये तीनों विचारक ऐसे थे जो सामाजिक प्रसन्नविदा से संबंधित थे।
नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्लेटो को राज्य के आदर्शवादी सिद्धांत का जनक माना जाता है क्योंकि उसने नगर राज्य के आदर्शों को बताया। ऑप्शन बी, उसका सिद्धांत मनुष्य की प्रकृति क्या है पर आधारित न होकर क्या होनी चाहिए पर आधारित है। ऑप्शन सी है, वास्तविकता तथा मूल्य के बीच दोहरी व्यवस्था को स्वीकार किया जाता है। ऑप्शन डी है, उसने अपने सिद्धांत को अच्छाई के विचार पर आधारित किया है। तो आपको बताना है कि प्लेटो ने राज्य के आदर्शवादी सिद्धांत का जनक माना जाता है, क्यों माना जाता है। तो इसमें जो देखिए ऑप्शन डी जो है, उसने अपने सिद्धांत को अच्छाई के विचार पर आधारित किया है, ये सही है। इसी के आधार पे प्लेटो को आदर्शवादी सिद्धांत का जनक माना जाता है कि उसने अपने सिद्धांत को अच्छाई के विचार पर आधारित किया है। प्लेटो ने तत्कालीन समय में नगर राज्यों की बुराई को देखते हुए उनके समाधान के लिए अच्छे गुणों से संपन्न दार्शनिक राज्य का समर्थन किया, जो कि नगर राज्यों की बुराई को समाप्त कर सके। नेक्स्ट है, निम्न में से कौन सा एक सुमेलित नहीं है। आपको बताना है कि इसमें से कौन सा सुमेलित नहीं है। वो है सकारात्मक स्वतंत्रता, सुख एवं दुख गणक, वैज्ञानिक व्यक्तिवाद स्पेंसर से संबंधित है, और लोकतांत्रिक केंद्रीयतावाद एंजिल से, और सुख एवं दुख गणक जो है बेंथम से संबंधित है, या सकारात्मक स्वतंत्रता हीगल से संबंधित है। तो इसमें से जो सुमेलित नहीं है वो बताना है, और वो है ऑप्शन डी, लोकतांत्रिक केंद्रीयतावाद जो है वो एंजिल से संबंधित नहीं है। बाकी वैज्ञानिक व्यक्तिवाद स्पेंसर से संबंधित है, सुख एवं दुख गणक बेंथम से संबंधित है, और सकारात्मक स्वतंत्रता जो है वो हीगल से संबंधित है। देखिए इसके बारे में अगर थोड़ा सा हम विचार कर लें तो लोकतांत्रिक केंद्रीयतावाद की नींव जो है वो सोवियत संघ के मार्क्सवाद के संस्थापक V.I. लेनिन ने रखी थी, और यह सिद्धांत सोवियत संघ के प्रत्येक संविधान में विहित था। जनवादी चीन के साम्यवादी दल और शासन के संगठन के लिए भी यह सिद्धांत अपनाया गया है। इसका यह तात्पर्य है कि दल या शासन के निचले अंग अपने ऊंचे अंगों का निर्वाचन करेंगे, और ऊंचे अंग जनसाधारण के प्रति उत्तरदायी होंगे, और निचले अंग अपने से ऊंचे अंगों के निर्णय का पालन करने को बाध्य होंगे। नेक्स्ट है, रिपब्लिक केवल राजनीति पर लिखी गई पुस्तक मात्र ही नहीं वरन शिक्षा पर लिखी गई एक ऐसी उत्कृष्ट रचना है जो इससे पहले कभी नहीं लिखी जा सकी। यह कथन किसका है? तो यह कथन किसका है? रूसो का है, बार्कर का है, कैटलिन का है, या फास्टर का है? तो देखिए यह कथन जो है वो रूसो का है। प्लेटो ने जिस आदर्श राज्य का वर्णन किया है उसके आदर्श की प्राप्ति तथा न्याय की स्थापना के लिए व्यापक शिक्षा की व्यवस्था करता है। प्लेटो की दृष्टि में शिक्षा वह भावात्मक साधन है जिसके द्वारा शासन समरसतापूर्ण राज्य की स्थापना के लिए मानव प्रकृति को सही दिशा की ओर उन्मुख कर सकता है। प्लेटो ने रिपब्लिक में शिक्षा का इतना विस्तार से वर्णन किया है और शासकों की शिक्षा को इतना महत्व दिया है कि रूसो ने रिपब्लिक को शिक्षा पर सर्वोत्कृष्ट कृति की संज्ञा दे दी है। रूसो के शब्दों में रूसो ने ही कहा है कि रिपब्लिक राजनीति पर लिखी गई पुस्तक मात्र ही नहीं वरन शिक्षा पर लिखी गई एक उत्कृष्ट रचना है जो इसके पहले कभी नहीं लिखी जा सकी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रिपब्लिक राजनीति पर लिखा गया ग्रंथ होने के बजाय शिक्षा शास्त्र पर लिखा गया समस्त युगों का सर्वोत्तम ग्रंथ है। देखिए ये क्वेश्चन जो अभी था वही है, लेकिन थोड़ा सा इसमें चेंज करके पूछा गया है, और जो वो क्वेश्चन था वो पूछा गया था 2013 में और ये पूछा गया है 2021 में। तो यह भी रूसो का ही है। आगे बढ़ेंगे, समय नहीं गंवाएंगे। प्लेटो ने इनमें से किस विचार का समर्थन किया है? आपको बताना है कि प्लेटो ने किस विचार का समर्थन किया है। साम्राज्यवाद का, नगर राज्यों के विनाश का, अभिभावक वर्ग द्वारा उत्पादक वर्ग की महिलाओं के शोषण का, या पत्नियों और संपत्ति के साम्यवाद का। तो देखिए जो प्लेटो हैं वो पत्नियों और संपत्ति के साम्यवाद का समर्थन करते हैं,
ऑप्शन डी सही है। प्लेटो ने पत्नियों और संपत्ति के साम्यवाद का समर्थन किया है। प्लेटो ने साम्यवादी योजना को दो भागों, पहला संपत्ति का साम्यवाद तथा दूसरा परिवार अथवा स्त्रियों का साम्यवाद में विभाजित किया। प्लेटो शासकों और सैनिकों के लिए संपत्ति व परिवार का निषेध करता है। यह शासक और सैनिक वर्गों को सामूहिक रूप से राज्य का अभिभावक मानता है। प्लेटो का मानना है कि यदि अभिभावक वर्ग के पास परिवार और संपत्ति होगी तो वे अपने कर्तव्य पथ से विचलित होंगे और आदर्श राज्य का विनाश होगा। नेक्स्ट है, प्लेटो ने किसके साम्यवाद में विश्वास किया? आपको बताना है कि प्लेटो ने किसके साम्यवाद में विश्वास किया है, संपत्ति में या पत्नियों में, ए और बी दोनों या उपरोक्त में से कोई नहीं। तो प्लेटो ने जो विश्वास किया है वो संपत्ति और पत्नियां दोनों में किया है। नेक्स्ट है, प्लेटो ने राजनीतिक चिंतन में बीज निहित है। प्लेटो के राजनीतिक चिंतन में बीज निहित है उपयोगितावाद का, समाजवाद का, ऑप्शन सी फांसीवाद का या ऑप्शन डी उपरोक्त सभी का। तो इसमें बताना है कि प्लेटो ने राजनीतिक चिंतन में बीज जो है वो निहित है, कहाँ निहित है? तो सभी में निहित है, उपयोगितावाद में, समाजवाद में, फांसीवाद में। यह तीनों जो है वो प्लेटो के ही राजनीतिक चिंतन में है। देखिए, प्लेटो का जो ग्रंथ था उसका नाम था रिपब्लिक और उसमें सभी धारणाओं का समावेश किया गया है। और एक आदर्श राज्य में न्याय की स्थापना के लिए दार्शनिक राजा की आवश्यकता उसके उपयोगितावाद को पुष्ट करता है। संपत्ति एवं पत्नियों की साम्यवादी व्यवस्था तथा दार्शनिक राजा का निरंकुश होना क्रमशः समाजवाद एवं फांसीवाद का समर्थन है। नेक्स्ट है, राज्य ओक या चट्टान से उत्पन्न नहीं होता वरन उसमें निवास करने वाले व्यक्तियों के चरित्र से उत्पन्न होता है। यह कथन किसका है? तो यह कथन है जवाहरलाल नेहरू का, ऑप्शन बी एम के गांधी का, ऑप्शन सी अरस्तु का या ऑप्शन डी प्लेटो का। तो देखिए, यह कथन जो है वो प्लेटो का है। न्याय का सिद्धांत प्लेटो के चिंतन का महत्वपूर्ण अंग है। प्लेटो के चिंतन का महत्वपूर्ण अंग क्या है? तो न्याय का सिद्धांत है। जैसा कि बार्कर भी कहता है कि न्याय प्लेटो के विचारों का मूल आधार है। बार्कर ने क्या कहा है? बार्कर ने कहा है कि न्याय प्लेटो के विचारों का मूल आधार है और रिपब्लिक में राज्य के सिद्धांत की पराकाष्ठा न्याय संबंधी सिद्धांत में है। न्याय वह सूत्र है जो समाज को बांधे रखता है और प्लेटो ने ही कहा है कि राज्य ओक या चट्टान से उत्पन्न नहीं होता वरन उसमें निवास करने वाले व्यक्तियों के चरित्र से उत्पन्न होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसने प्लेटो को मुक्त समाज का शत्रु घोषित किया? वो बताना है कि प्लेटो को मुक्त समाज का शत्रु किसने घोषित किया है? लियो स्ट्रॉस ने, बर्लिन ने, हन्ना अरेंट ने या कार्ल पापर ने? तो यह किया है ऑप्शन डी कार्ल पापर ने। देखिए, ये है कि द ओपन सोसाइटी एंड इट्स एनिमीज में पापर ने प्लेटो को मुक्त समाज का शत्रु घोषित किया है। तो किस किताब में किया है? तो उसका नाम है द ओपन सोसाइटी एंड इट्स एनिमीज और उसके अनुसार प्लेटो का दर्शन सत्तावादी और सर्वाधिकारवादी है क्योंकि उसने संरक्षक वर्ग के शासन को मिथकों के आधार पर सुरक्षित रखने का सुझाव दिया है। विशिष्ट वर्ग को पूर्ण सत्ता प्रदान करके सामाजिक परिवर्तन को रोकने की कोशिश करता है। नेक्स्ट है, जब तक दार्शनिक राजा नहीं होंगे या विश्व के राजा दर्शन की भावना से प्रेरित नहीं होंगे तब तक राज्यों को उनकी बुराई से कभी मुक्ति प्राप्त नहीं होगी। यह कथन किसका है? यह कथन है प्लेटो का, अरस्तु का, सेबाइन का या डनिंग का। तो यह कथन जो है वो है प्लेटो का। प्लेटो के अनुसार न्याय की प्राप्ति के लिए यह नितांत आवश्यक है कि राज्य की शासन व्यवस्था विवेकशील, निस्वार्थी एवं कर्तव्यपरायण व्यक्तियों के हाथों में हो। इन गुणों से युक्त व्यक्ति समूह की ही प्लेटो दार्शनिक शासक की संज्ञा प्रदान करता है। इसी संदर्भ में वह कहता है कि
जब तक दार्शनिक राजा नहीं होंगे या विश्व के राजा दर्शन की भावना से प्रेरित नहीं होंगे, तब तक राज्यों को उनकी बुराइयों से कभी मुक्ति प्राप्त नहीं होगी। इनको सुमेलित करना है। मैकियावेली इच्छा न की शक्ति राज्य का आधार है। मिल का संबंध है कि पुष्पिन उतना ही अच्छा है जितना कि कविता। ग्रीन का है कि व्यक्ति को छल कपट जानने के लिए लोमड़ी और भेड़िए को डराने के लिए शेर होना चाहिए। और बेंथम संबंधित है कि अपने ऊपर, अपने मस्तिष्क तथा शरीर पर व्यक्ति संप्रभु होता है। तो देखिए, इसको हम मिलाते हैं। मैकियावेली ने क्या कहा है? तो मैकियावेली ने जो कहा है वो है 3 में है, और वो है कि व्यक्ति को छल कपट जानने के लिए लोमड़ी और भेड़िए को डराने के लिए शेर होना चाहिए। और मिल जो है संबंधित है वो है अपने ऊपर, अपने मस्तिष्क तथा शरीर पर व्यक्ति संप्रभु होता है। और ग्रीन जो संबंधित वो है इच्छा न की शक्ति राज्य का आधार है। और बेंथम का कहना है कि पुष्पिन उतना ही अच्छा है जितनी की कविता। तो मैकियावेली को 3 से मिला देंगे और मिल को 4 अपने ऊपर बने मस्तिष्क तथा शरीर पर उसकी व्यक्ति संप्रभु होता है। और ग्रीन को मिलाएंगे इच्छा न की शक्ति राज्य का आधार है 1 से, और बेंथम को मिला देंगे पुष्पिन उतना ही अच्छा है जितना कि कविता और 2 से। तो इसके हिसाब से ए सही हो जाएगा, ए सही है कि इसमें भी सूची 1 तथा सूची 2 को सुमेलित कीजिए तथा नीचे दिए गए कोड से उसका उत्तर चुनिए। इसमें कहा गया है कि तलवार के बिना प्रसंविदा मात्र शब्द है। यह कथन है बूंदा का है। व्यक्ति को स्वतंत्र होने के लिए बाध्य किया जा सकता है और उच्चतर शक्ति केवल डाकुओं का झुंड बना सकती है, राज्य नहीं। राज्य का कार्य व्यक्ति में आत्मनिर्भरता की भावना को नष्ट करता है, उसके उत्तरदायित्व को कमजोर करता है तथा उसके चरित्र को कुंठित करता है। तो ये देखिए, इसका हम मिलान देख लेते हैं। इसमें जो है वो तलवार के बिना प्रसंविदा मात्र शब्द है, यह कथन है हॉब्स का। तो पहले का 3 से मिलाएंगे और उसके बाद है व्यक्ति को स्वतंत्र होने के लिए बाध्य किया जा सकता है, बी को मिलाएंगे रूसो से, और 4 से उच्चतर शक्ति केवल डाकुओं का झुंड बना सकती है, राज्य नहीं। इसको मिलाएंगे बोधा से, यह बोधा का कथन है। और राज्य का कार्य व्यक्ति में आत्मनिर्भरता की भावना को नष्ट करता है, उसके उत्तरदायित्व को कमजोर करता है तथा उसके चरित्र को कुंठित करता है। इसको हम मिलाएंगे मिल से। तो इसके हिसाब से कूट ए सही हो जाएगा। इसमें भी सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित कीजिए और सूचियों के नीचे दिए गए कूट का प्रयोग करते हुए सही उत्तर का चयन कीजिए। तो राज्य का दार्शनिक सिद्धांत, राज्य का दार्शनिक सिद्धांत देखिए, इसको हम डायरेक्ट मिला लेते हैं। बोसांके ने दिया है राज्य का दार्शनिक सिद्धांत, दिया है बोसांके ने, ए का चौथा हो जाएगा। और राज्य और विधि का सामान्य सिद्धांत, यह दिया है कैल्सन ने, तीसरा सही हो जाएगा इसका। और दार्शनिक उग्रवाद जो है वो बेंथम से मिलाएंगे, बेंथम से संबंधित है। और नागरिक सद्गुणों की अभिव्यक्ति की पूर्व दशा के रूप में गणतंत्र, तो यह मिलाएंगे मैकियावेली से। इसके हिसाब से जो सही हो जाएगा वो है ऑप्शन ए। सबसे निकृष्ट राज्य भी सबसे
निकृष्ट अराजकता से अच्छा है, यह मत किसने व्यक्त किया था? तो यह मत जो है व्यक्त किया था हीगल ने, रूसो ने, लॉक ने या हॉब्स ने। तो यह मत जिसका है वो उनका नाम है हॉब्स, और हॉब्स है ऑप्शन डी में, ऑप्शन डी सही है। हॉब्स के अनुसार प्रभुसत्ता के अबाध अधिकार के फलस्वरूप ही एक वास्तविक सुदृढ़ शासन की स्थापना हो सकती थी। किसी प्रकार की शर्तें लगाने से अनिश्चय और अविश्वास की संभावना हो सकती थी, जिससे इस प्रकार के झगड़े उत्पन्न हो जाते हैं जिसका हल संभव नहीं होता, और तब पुनः अराजकता फैल जाती। इसका परिणाम यह रहा कि सबसे निकृष्ट राज्य में भी प्रजा के शासन के विरुद्ध बोलने का अधिकार नहीं रहा, क्योंकि शासन के विरुद्ध जाने का अभिप्राय प्रकृति अवस्था की ओर लौटना अर्थात उत्कृष्ट अराजकता के माहौल में लौटना था। इसलिए हॉब्स ने कहा है कि सबसे निकृष्ट राज्य भी सबसे उत्कृष्ट अराजकता से अच्छा है। नेक्स्ट है, राज्य के स्वरूप के बारे में निम्नलिखित में से कौन सही है? आपको बताना है कि राज्य के स्वरूप के बारे में कौन सा सही है। राज्य अपने में एक साध्य है, राज्य साध्य का एक साधन है, राज्य साधन और साध्य दोनों है, राज्य न साधन है न साध्य है। तो यह जो सही है वो है राज्य साध्य का एक साधन है। इसमें देखिए जो आदर्शवादी विचारक हैं जैसे हीगल, प्लेटो, यह सर्वाधिकारवादी हैं और राज्य को स्वयं में साध्य मानते हैं, जबकि उदारवादी विचारक जो हैं वो उदारवादी विचारक एवं समाजवादी विचारक राज्य को साधन मानते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसने राज्य को एक ऐसा संगठन माना है जो सर्वसाधारण को यथासंभव बड़े से बड़े पैमाने पर सामाजिक हित की सिद्धि में सहायता देता है? तो यह है बिलोबी का, लास्की का, डायसी का या महात्मा गांधी का। तो ये हो जाएगा ऑप्शन बी लास्की का। लास्की ने राज्य को एक ऐसा संगठन माना है जो सर्वसाधारण को यथासंभव बड़े से बड़े पैमाने पर सामाजिक हित की सिद्धि में सहायता देता है। नेक्स्ट है, राज्य साधन है साध्य नहीं, यह सिद्धांत है। तो यह सिद्धांत है उदारवाद का, व्यक्तिवाद का, फांसीवाद का या वैज्ञानिकवाद का। तो देखिए यह जो है वो ऑप्शन ए उदारवाद का है। उदारवादियों ने ही राज्य को साधन माना है, साध्य नहीं माना है। नेक्स्ट है, एक आधुनिक राज्य संविधान के बिना राज्य नहीं अपितु अराजकता का शासन है। यह कथन किसका है? यह है लॉर्ड ब्राइस का, एवी डायसी का, जैलिनेक का या जीवी शाह का। तो यह कथन है जैलिनेक का। देखिए जैलिनेक जो है वो एक आधुनिक राज्य संविधान के बिना राज्य नहीं अपितु अराजकता का शासन माना है। यह कथन जैलिनेक का है। वस्तुतः संविधान राजकीय आचरण का वह विधान होता है जिसके द्वारा व्यक्ति से व्यक्ति और व्यक्ति एवं राज्य को पारस्परिक संबंध को निश्चित किया जाता है। नेक्स्ट है, सूची 1 को सूची 2 से इसमें भी सुमेलित करना है। तो देखिए मैं ही राज्य हूँ, मैं ही राज्य हूँ, यह कथन किसका है? तो हम देख लेते हैं कि यह कथन जो है वो लुई 14वें का है और राज्य व्यक्ति से पहले है। ये कथन किसका है? तो यह कथन है अरस्तु का। और राज्य पृथ्वी पर ईश्वर का अवतरण है। यह कथन किसका है? तो यह कथन है हीगल का। और राज्य व्यक्ति का बृहद रूप है। यह कथन है प्लेटो का। ऑप्शन ए सही हो जाएगा। किसने कहा कि राज्य व्यक्ति का बृहद रूप है? तो यह प्लेटो का है, अभी हमने देखा। कौन यह मानता है कि राज्य व्यक्ति से पूर्व है? प्लेटो, अरस्तु, थॉमस एक्विनास और मैकियावेली। तो यह अरस्तु मानते हैं
कि राज्य व्यक्ति से पूर्व है। अरस्तु का ही कहना है कि देखिए जिस प्रकार, नेक्स्ट क्वेश्चन है, सरकारों का सुव्यवस्थित वर्गीकरण सबसे पहले प्रतिपादित किया था। तो सरकारों का वर्गीकरण सबसे पहले किसने प्रतिपादित किया था? मैकियावेली ने, प्लेटो ने, अरस्तु ने या मॉन्टेस्क्यू ने? तो यह प्रतिपादित किया था अरस्तु ने। अरस्तु ने सर्वप्रथम शासकों की संख्या और शासन के उद्देश्य के आधार पर सरकारों का वर्गीकरण प्रस्तुत किया है, और ये हम देखेंगे। इसमें देखिए शासकों की संख्या, सामान्य रूप और विकृत रूप। तो शासकों की संख्या, एक व्यक्ति का शासन, उसको हम राजतंत्र कहा जाता है, और विकृत रूप उसका होता है आततायी तंत्र। और कुछ व्यक्तियों के शासन को कुलीन तंत्र कहा जाता है, और उसका जो विकृत रूप होता है वो होता है वर्ग तंत्र। और बहुत से व्यक्तियों का जो शासन होता है वो मध्य वर्ग तंत्र होता है, और उसका विकृत रूप जो है वो जनतंत्र होता है। नेक्स्ट है, निम्न में से किसको अरस्तु ने सरकार के विकृत रूप के दर्शन में रूप के संदर्भ में वर्गीकृत किया है? तो और आपको बताना है कि अरस्तु ने सरकार के विकृत रूप के दर्शन में वर्गीकृत किया है लोकतंत्र को, कुलीन तंत्र को, निरंकुश तंत्र को या उपयुक्त सभी को। तो यह देखिए, यह उपयुक्त सभी को है, लोकतंत्र, कुलीन तंत्र और निरंकुश तंत्र। अरस्तु ने शासकों की संख्या और शासन के उद्देश्य के आधार पर सरकारों का वर्गीकरण किया है। शासन का उद्देश्य यदि लोक कल्याण है तो वह अच्छा रूप है, यदि स्वार्थ पर आधारित है तो वह विकृत रूप है। और लोकतंत्र, कुलीन तंत्र एवं निरंकुश तंत्र को अरस्तु ने सरकार का विकृत रूप माना है। नेक्स्ट है, अरस्तु ने राज्यों और संविधानों का वर्गीकरण किस प्रकार किया है? यह किया है निर्मित एवं पारंपरिक रचना के आधार पर। ऑप्शन बी शासकों की संख्या व शासन की गुणवत्ता के आधार पर। ऑप्शन सी धार्मिक प्रभाव के आधार पर, या ऑप्शन डी आर्थिक प्रभुत्व के आधार पर। तो देखिए यह किया गया है शासकों की संख्या और शासन की गुणवत्ता के आधार पर। ऑप्शन बी सही है। अरस्तु ने राज्यों एवं संविधान का वर्गीकरण शासकों की संख्या और शासकों की गुणवत्ता के आधार पर किया है। अरस्तु ने प्लेटो द्वारा स्टेटमेंट्स में दिए गए राज्यों के वर्गीकरण को ही अपना आधार बनाया है। नेक्स्ट है, अरस्तु के अनुसार राज्य का अस्तित्व दैवी इच्छा का परिणाम है, बल और भय का परिणाम है, केवल राजनीतिक और धार्मिक का संयोग है, या विकास का परिणाम है? तो यह कथन जो है वो अरस्तु के अनुसार राज्य का अस्तित्व जो है वो विकास का परिणाम है। अरस्तु के अनुसार राज्य का निर्माण व्यक्ति एवं व्यक्ति समूह ने सोच समझकर नहीं किया, बल्कि राज्य एक प्राकृतिक संस्था है जिसका जन्म विकास के कारण हुआ है। यह एक स्वाभाविक संस्था है, इसके उद्देश्य और कार्य नैतिक हैं और यह सभी संस्थाओं में श्रेष्ठ है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अरस्तु के अनुसार राज्य। तो अरस्तु के अनुसार राज्य क्या है? एक दैवी संस्था है, एक कृत्रिम संस्था है, शक्ति की उपज है, या एक प्राकृतिक संस्था है? तो अरस्तु के अनुसार जो राज्य है वो एक प्राकृतिक संस्था है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अरस्तु का राजनीतिक विचार प्रतिपादित है स्टेटमेंट्स में, लॉज में, पॉलिटिक्स में, या उपरोक्त सभी में? तो अरस्तु का जो राजनीतिक विचार प्रतिपादित है वो इसकी पुस्तक पॉलिटिक्स है, उसमें प्रतिपादित है। नेक्स्ट है, अरिस्टोटल के अनुसार राज्य एक ईश्वरीय संस्था है, राज्य एक कृत्रिम सृष्टि है, राज्य बल की सृष्टि है, या राज्य एक स्वाभाविक संस्था है? देखिए एक ही प्रश्न को बदल बदल कर कई बार पूछा गया है। तो राज्य एक स्वाभाविक संस्था है, ऑप्शन डी सही है। अरस्तु के अनुसार राज्य है, तो अरस्तु के अनुसार राज्य है परिवार का व्यापक रूप, ऑप्शन बी नैतिक और परिवार प्राकृतिक संस्था,
ऑप्शन सी जनता के मध्य समझौते का परिणाम, या ऑप्शन डी जनता और शासक के बीच समझौते का परिणाम। तो यह है ऑप्शन बी सही हो जाएगा, नैतिक और प्राकृतिक संस्था। और अरस्तू के अनुसार जो राज्य है वो नैतिक और प्राकृतिक संस्था है। आदमी एक सामाजिक प्राणी है, यह किसने कहा था? अरिस्टोटल ने, प्लेटो ने, रूसो ने या लास्की ने? तो आदमी को सामाजिक प्राणी जो है वो अरिस्टोटल, अरस्तू ने ही माना है। अरस्तू ने ही कहा था कि राज्य प्रकृति की देन है और मनुष्य स्वभाव से एक सामाजिक प्राणी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मैं ही राज्य हूँ, यह घोषणा निम्नलिखित में से किसने की थी? तो यह की थी जेम्स प्रथम ने, ऑप्शन बी रॉबर्ट फिल्मर ने, ऑप्शन सी लुई 14वें ने, या ऑप्शन डी पोप प्रथम ने? तो यह घोषणा की थी लुई 14वें ने, ऑप्शन सी सही है। देखिए, फ्रांस के सम्राट लुई 14वें ने कहा था कि मैं ही राज्य हूँ। प्राचीन काल में प्रायः राज्य और सरकार दोनों शब्दों का प्रयोग पर्यायवाची अर्थों में किया जाता था। यूरोप के निरंकुश शासक प्रायः अपनी अनियंत्रित सत्ता को न्यायपूर्ण सिद्ध करने के लिए दोनों में भेद नहीं मानते थे, और इसी प्रकार की प्रवृत्ति इटली में मुसोलिनी तथा जर्मनी में हिटलर के निरंकुश शासन में भी मिलती है। नेक्स्ट है, राज्य के आवश्यक तत्व हैं। राज्य के आवश्यक तत्व कौन से हैं? कितने हैं? 7 हैं, 5 हैं, 4 हैं या 3 हैं? तो राज्य के आवश्यक तत्व जो हैं वो ऑप्शन सी 4 हैं, और उन चारों तत्वों को हम देख लेंगे। पहला इसमें है जो वो है जनसंख्या है, भूभाग है, सरकार है और संप्रभुता है। तो राज्य के जो आवश्यक चारों तत्व हैं वो कौन कौन से हैं? जनसंख्या, भूभाग, सरकार और संप्रभुता। नेक्स्ट है, राज्य का कार्य अच्छे जीवन की बाधाओं के मार्ग में बाधा पहुंचाना है। यह कथन किसका है? तो यह कथन है हीगल का, बोसांके का, कांट का या ग्रीन का? तो यह जो कथन है वो ग्रीन का कथन है। टी.एच. ग्रीन ने एक आदर्शवादी विचारक थे और उनकी पुस्तक लेक्चर्स ऑन द प्रिंसिपल्स ऑफ पॉलिटिकल ऑब्लिगेशन, यह भाषणों का संकलन है जो राजनीति विचारक का एक अमूल्य साहित्य है। और ग्रीन के अनुसार राज्य का कार्य अच्छे जीवन की बाधाओं के मार्ग में बाधा पहुंचाना है। इसका अर्थ है कि राज्य का उद्देश्य जीवन स्तर को बेहतर स्तर प्रदान करना है और राज्य का अपने आप में अंत नहीं है। इसी प्रकार का कथन बोसांके का भी है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से किसने राज्य के कार्य के संबंध में बाधाओं को बाधित करना उक्ति का प्रयोग किया है? तो यह किया है ग्रीन ने, अभी हमने देखा। नेक्स्ट है, राजनीतिक कृतज्ञता का सिद्धांत प्रतिपादित किया है। तो राजनीतिक कृतज्ञता का सिद्धांत किसने प्रतिपादित किया है? मार्क्स ने, जे.एस. मिल ने, बोसांके ने या टी.एच. ग्रीन ने? तो ये हो जाएंगे ऑप्शन डी, टी.एच. ग्रीन। टी.एच. ग्रीन ने अपनी विख्यात कृति लेक्चर्स ऑन द प्रिंसिपल ऑफ पॉलिटिकल ऑब्लिगेशन में राजनीतिक कृतज्ञता का सिद्धांत प्रतिपादित किया। ग्रीन का इस संबंध में कहना है कि राज्य ऐसी संस्था है जिसका ध्येय समान हित को बढ़ावा देना है और सामान्य हित का विचार ही राजनीतिक कृतज्ञता का आधार है। नेक्स्ट है, संकल्प न की शक्ति राज्य का आधार है। यह कथन है तो यह प्लेटो का है, ग्रीन का है, हॉब्स का है या मैकियावेली का है? तो यह कथन ग्रीन का है। ग्रीन ने राज्य का आधार व्यक्तियों की सामाजिक और जन कल्याणी इच्छा है। ग्रीन के अनुसार राज्य शक्ति नहीं वरन मानवीय इच्छा पर आधारित होता है और व्यक्ति राज्य की आज्ञाओं का पालन स्वयं अथवा भय के कारण नहीं वरन अपनी स्वाभाविक प्रवृत्ति के कारण करते हैं। नेक्स्ट है, आदर्शवाद है। आपको बताना है कि आदर्शवाद है राज्य का समर्थक, राज्य के विरुद्ध, राज्य व व्यक्ति के विरुद्ध या व्यक्ति का समर्थक।
तो यह देखिए, यह है राज्य का समर्थक। आदर्शवाद जो है वो राज्य का समर्थक है। आदर्शवाद राज्य के नैतिक संस्था मानते हुए व्यक्ति को पूर्ण विकास के लिए आवश्यक मानता है। इसमें देखिए कांट, हीगल, ग्रीन और बिरले, बोसांके आदि विचारकों द्वारा प्रमुख रूप से इसका समर्थन किया गया है, परंतु इस सिद्धांत का चरमोत्कर्ष हमें हीगल की विचारधारा में मिलता है। जब मैं राजनीतिक विज्ञान शीर्षक के अंतर्गत परीक्षा प्रश्नों को देखता हूँ तो मुझे प्रश्नों के प्रति नहीं वरन शीर्षक के प्रति खेद होता है। यह किसकी परिभाषा है? गिलक्रिस्ट की है, गार्नर की है, मैटलैंड की है या बकल की है? तो यह जो परिभाषा है वह है मैटलैंड। ऑप्शन सी सही है। नेक्स्ट है, किसने कहा राजनीति को विज्ञान मानना तो बहुत दूर रहा, यह कलाओं में भी सबसे पिछड़ी हुई कला है? तो यह कथन जो है वो है मैटलैंड का, बक्कल का, लिकॉक का या गैटेल का? तो यह कथन है बक्कल का। बक्कल ने ही कहा था कि राजनीति को विज्ञान मानना तो बहुत दूर रहा, यह कलाओं में भी सबसे पिछड़ी हुई है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन राजनीति विज्ञान को विज्ञान नहीं मानता है? अरस्तु, जेलिनेक, लॉर्ड ब्राइस या F.W. मैटलैंड? तो F.W. मैटलैंड जो है वो राजनीति विज्ञान को विज्ञान नहीं मानते हैं। नेक्स्ट है, यह कथन जो कहता है राज्य एक नैतिक संस्था है जो मनुष्य के पूर्ण नैतिक विकास के लिए अनिवार्य है, यह किसका आरोपण है? व्यक्तिपरक, अराजकवादी, आदर्शवादी या मार्क्सवादी? तो यह जो है वो आदर्शवादी है। आदर्शवादी विचारधारा में राज्य को सर्वोत्तम नैतिक संस्था माना जाता है। इसके ऊपर कोई अंकुश नहीं है। हीगल इसे पृथ्वी पर ईश्वर की यात्रा कहकर संबोधित करते हैं और प्राचीन भारत में भी राज्य को एक दैवीय संस्था के रूप में स्वीकार किया गया है। इसके ऊपर केवल धर्म का बंधन है और अतः आदर्शवाद के अनुसार राज्य के बिना व्यक्ति का कोई अस्तित्व ही नहीं है। उसका नैतिक विकास राज्य में ही संभव है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से किस तत्व को प्लेटो ने अधिक महत्व नहीं दिया है? आपको बताना है कि प्लेटो ने किसको अधिक महत्व नहीं दिया है। उद्यमिता को, क्षुधा या उत्पादन को, शौर्य को या विवेक को? तो यह उद्यमिता, ऑप्शन ए सही है। प्लेटो ने उद्यमिता को अधिक महत्व नहीं दिया है। प्लेटो के अनुसार राज्य व्यक्ति का ही बृहद रूप है, इसलिए राज्य की प्रवृत्ति समझने के लिए मनुष्य की प्रवृत्ति समझना भी जरूरी है। प्लेटो के अनुसार मनुष्य के व्यवहार के 3 मुख्य स्रोत हैं, इच्छा या तृष्णा, भावना या मनोवेग और ज्ञान या विवेक। प्लेटो के अनुसार ये सभी गुण सभी मनुष्यों में पाए जाते हैं, परंतु विभिन्न मनुष्यों में भिन्न भिन्न गुणों की प्रधानता रहती है। इस आधार पर प्लेटो ने समाज में 3 वर्गों की पहचान की है, जिसमें इच्छा या तृष्णा की प्रधानता होती है, वे उद्योग व्यापार में तत्पर होते हैं, और जिसमें भावना की प्रमुखता होती है, वे सैनिक का व्यवसाय अपनाते हैं, तथा जो ज्ञान में संपन्न होते हैं, वे दार्शनिक के रूप में ख्याति अर्जित करते हैं। नेक्स्ट है, एक आदर्श राज्य की जनसंख्या प्लेटो ने इतनी निर्धारित की है। तो आदर्श राज्य की जो जनसंख्या है वो प्लेटो ने कितनी निर्धारित की है? ऑप्शन ए, बी, सी या डी? तो इसमें है, देखिए प्लेटो ने राज्य की जनसंख्या निर्धारित की है 5040। प्लेटो ने अपने दार्शनिक ग्रंथ रिपब्लिक में आदर्श राज्य की कल्पना की है और उनका आदर्श राज्य आदर्शवादी साम्यवाद पर आधारित है, जहां स्त्री और पुरुष सभी कानून के सम्मुख समान हैं और सभी को शिक्षा का अधिकार है, जहां का शासक दार्शनिक है। प्लेटो ने आदर्श राज्य की जनसंख्या 5040 व्यक्ति निर्धारित की है।
नेक्स्ट है वुडरो विल्सन के अनुसार कौन कार्य राज्य का ऐच्छिक कार्य है। तो वुडरो विल्सन के अनुसार कौन सा राज्य का ऐच्छिक कार्य है। कानून व्यवस्था बनाए रखना, श्रम कानून बनाना, दीवानी मामलों को निपटाना या मनुष्यों द्वारा किए गए समझौतों का पालन करना। तो इसमें जो सही है वो है श्रम कानून बनाना, ऑप्शन बी सही है। नेक्स्ट है राज्य न ही ईश्वर की रचना है, न श्रेष्ठ शारीरिक बल की, न ही प्रस्ताव एवं सम्मेलनों की कृति है और न ही परिवार का मात्र विस्तार है। यह कथन किसका है। यह कथन है मैकाइवर का, गार्नर का, गैटेल का या मोर्गन का। तो यह कथन है ऑप्शन सी गैटेल का। राज्य की उत्पत्ति एवं विकास की व्याख्या करने के क्रम में दैवीय सिद्धांत, शक्ति सिद्धांत, सामाजिक समझौता सिद्धांत और पैतृक सिद्धांत एवं मातृक सिद्धांत अस्तित्व में आए हैं, लेकिन ये सिद्धांत राज्य की उत्पत्ति की व्याख्या आंशिक रूप में ही कर पाए। राज्य की उत्पत्ति का सर्वाधिक मान्य सिद्धांत ऐतिहासिक या विकासवादी सिद्धांत है। विकासवादी सिद्धांत के समर्थन में गार्नर ने कहा है कि राज्य न ही ईश्वर की रचना है, न श्रेष्ठ शारीरिक बल का परिणाम और न ही किसी प्रस्ताव या समझौते की कृति है तथा न ही परिवार का विस्तृत रूप है। यह तो क्रमिक विकास से उदित एक ऐतिहासिक संस्था है। नेक्स्ट है मैकाइवर के अनुसार राज्य को निम्न में से कौन संबंधित कार्य नहीं करना चाहिए। तो राज्य को कौन से कार्य नहीं करना चाहिए। साहित्य एवं कला पर नियंत्रण, पुस्तकालयों की व्यवस्था, कानून व्यवस्था का प्रबंध एवं प्राकृतिक संसाधनों का शोषण। तो इसमें ऑप्शन ए साहित्य एवं कला पर नियंत्रण मैकाइवर के अनुसार राज्य को निम्न में से जो भी दिए हैं इससे संबंधित कार्य नहीं करने चाहिए। कि मैकाइवर की जो पुस्तक है द वेब ऑफ गवर्नमेंट और उसमें इसने लिखा है कि कला, साहित्य, संस्कृति व धर्म के क्षेत्र में नियंत्रण संबंधी कार्य नहीं करना चाहिए। मैकाइवर सेवाधर्मी राज्य का समर्थक था। उसने यह विश्वास प्रकट किया कि जब तक आधुनिक राज्य की लोकतंत्रीय व्यवस्था को अक्षुण्ण रखा जाता है तब तक पूंजीवाद की बुराइयों से डरने की आवश्यकता नहीं है। और मैकाइवर ने राज्य के विकास के बारे में अपने ग्रंथ द मॉडर्न स्टेट में लिखा है कि रक्त संबंध समाज का निर्माण करता है और कालांतर में समाज राज्य को जन्म देता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है राज्य एक निश्चित भूभाग में जनता द्वारा कानून स्थापना के लिए संगठित समूह का नाम है। यह कथन है लिकॉक का, बिलोबी का, लास्की का और मैकाइवर का। तो देखिए ये जो प्रश्न है ये विवादित रहा है। इसके बारे में हम जानेंगे कि अनेक राजनीतिक विचारकों ने अपने दृष्टिकोण और अनुभव के आधार पर राज्य को परिभाषित करने का प्रयास किया है। इसी क्रम में राज्य को परिभाषित करते हुए विल्सन ने कहा है कि राज्य एक निश्चित भूभाग में जनता द्वारा कानून की स्थापना के लिए संगठित समूह का नाम है। एक अन्य विद्वान ब्लंटस्की के अनुसार राज्य एक निश्चित भूभाग में रहने वाले राजनीतिक तौर पर संगठित लोगों का समुदाय है। तो देखिए यह कथन जो है वो विल्सन का है और विल्सन ऑप्शन में न होने के कारण इसमें कोई सही नहीं है। तो राज्य एक निश्चित भूभाग में जनता द्वारा कानून स्थापना के लिए संगठित समूह का नाम है, यह कथन है विल्सन का। नेक्स्ट है राज्य परिवारों और गांवों का संगठन है जिसका उद्देश्य एक पूर्ण और आत्मनिर्भर जीवन प्रदान करना है। इस उद्धरण के लेखक कौन है। प्लेटो हैं, अरस्तु हैं, अज्ञात यूनानी विचारक हैं या सोफिस्ट हैं। तो यह जो है वो अरस्तु हैं। राज्य परिवार और गांवों का संगठन है जिसका उद्देश्य एक पूर्ण और आत्मनिर्भर जीवन प्रदान करना है। इस उदाहरण के लेखक जो है वो अरस्तु हैं और आत्मनिर्भर जीवन का आशय राज्य या राजनीतिक समुदाय का लक्ष्य उच्चतम आदेशों की प्राप्ति से है। उत्तर प्रदेश। नेक्स्ट है राज्य एक परिवार का विस्तार है, ऐसा किसने कहा है।
प्लेटो ने, अरिस्टोटल ने, लॉक ने या न्यूटन ने? तो राज्य एक परिवार का विस्तार है, यह कथन है अरिस्टोटल, ऑप्शन बी सही है। अरस्तु की अध्ययन पद्धति में विश्लेषणात्मक की विशेषता है। अरस्तु राज्य को एक पूर्ण वस्तु मानते हुए उसके निर्माणकारी तत्वों जैसे ग्रामों व परिवारों तथा उसके बाद नागरिकों का अध्ययन करता है। वह परिवार को व्यक्ति के स्वरूप का विस्तार कहता है और ग्राम को परिवार के स्वरूप का विस्तार और अंत में राज्य को परिवार का विस्तार कहा है। तो यह कथन है ऑप्शन बी अरिस्टोटल अरस्तु का। नेक्स्ट है, जो अरस्तु का आदर्श राज्य है वह प्लेटो का द्वितीय सर्वश्रेष्ठ राज्य है। यह किसने कहा था? यह हीगल ने कहा था, लास्की ने कहा था, सेबाइन ने कहा था या ग्रीन ने कहा था? तो यह कथन जो है वो सेबाइन ने कहा था। जो अरस्तु का आदर्श राज्य है वह प्लेटो का द्वितीय सर्वश्रेष्ठ राज्य है, यह सेबाइन का कथन है। नेक्स्ट है, किसने राज्य को एक संप्रभु भूक्षेत्रीय समूह कहा है? मैक्स वेबर ने, लास्की ने, डेविड हेल्ड ने या लासवेल ने? तो यह कथन है लासवेल का। लासवेल ने ही एक संप्रभु भूक्षेत्रीय समूह कहा है राज्य को, कि राज्य एक संप्रभु क्षेत्रीय का समूह है, लासवेल ने कहा है। नेक्स्ट है, राज्य एक संसार है जिसे आत्मा अपने लिए बनाती है, यह कथन है। तो यह कथन किसका है? MP फॉलेट का है, हीगल का है, प्लेटो का है या उपरोक्त में से कोई नहीं, किसी का नहीं है। तो देखिए यह कथन जो है वो है हीगल का। राज्य की आदर्शवादी व्याख्या हीगल, प्लेटो, MP फॉलेट जैसे ग्रीन दार्शनिकों ने की है। इसके अनुसार राज्य सर्वोच्च नैतिकता है। इसी संदर्भ में हीगल ने कहा है कि राज्य एक संसार है जिसे आत्मा अपने लिए बनाती है, और इस संदर्भ में अपनी पुस्तक न्यू स्टेट में MP फॉलेट ने लिखा है कि मेरी आत्मा का निवास स्थान राज्य में है। और हीगल ने अपनी सुप्रसिद्ध ऐतिहासिक कृति में लिखा है कि मनुष्य का सारा मूल्य और महत्व उसकी समूची आध्यात्मिक सत्ता केवल राज्य में ही निहित है। नेक्स्ट है, एक राज्य को अपने नागरिकों को अधिकतम सामाजिक सुविधाएं प्रदान करें। एक राज्य जो अपने नागरिकों को अधिकतम सामाजिक सुविधाएं प्रदान करे वो समाजवादी राज्य कहलाता है, पुलिस राज्य कहलाता है, कल्याणकारी राज्य कहलाता है या सर्वोदय राज्य कहलाता है? तो यह कहलाता है कल्याणकारी राज्य। वह राज्य जो अपने नागरिकों को अधिकतम सामाजिक सुविधाएं प्रदान करता है कल्याणकारी राज्य कहलाता है। डेविड मार्श अपनी पुस्तक द वेलफेयर स्टेट में कल्याणकारी राज्य की विशेषता बताते हुए कहते हैं कि ऐसा राज्य अपने नागरिकों को रोजगार, न्यूनतम आय, शिक्षा का अधिकार तथा अशक्तता की स्थिति में संरक्षण का अधिकार है और सामुदायिक आश्रय प्रदान करने का प्रयास करता है। यह कल्याणकारी राज्य में संभव है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित विचारकों में से कौन एक राज्य के यांत्रिक स्वरूप की अवधारणा का समर्थक नहीं है? हॉब्स, मिल, बेंथम या ग्रीन? तो यह कथन जो है यह जो है वो ग्रीन ने ही कहा था। ग्रीन एक आदर्शवादी विचारक हैं जो राज्य को एक सर्वोच्च नैतिक संस्था मानता है, और जबकि बेंथम, मिल और हॉब्स ने राज्य को मानव निर्मित यंत्र माना है जिसका निर्माण व संचालन मानव ने अपने कल्याण के लिए किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राज्य विधि का शिशु तथा जनक दोनों हैं, यह कथन संबंधित है। तो यह कथन किससे संबंधित है? मैकाइवर से, ऑस्टिन से, हॉब्स से या क्रेब से? तो देखिए यह कथन जो है वो मैकाइवर से संबंधित है। मैकाइवर ने अपनी पुस्तक द मॉडर्न स्टेट में बहुलवाद के सिद्धांत के क्षेत्र में योगदान करते हुए तर्क दिया है कि राज्य कानून का जनक एवं शिशु दोनों है। यह साधारण कानून का निर्माण करता है और उससे ऊपर है कि यह कानून नागरिकों के आपसी संबंध तथा राज्य के साथ नागरिकों के संबंधों का नियमन करता है।
इसके अलावा राज्य का संवैधानिक कानून राज्य से ऊपर है, जिसका वह अतिक्रमण नहीं कर सकता है। नेक्स्ट है, आधुनिक राज्यों में स्थिति समूह बनाम राज्यों की होती जा रही है। यह कथन किसका है? आधुनिक राज्यों में स्थिति समूह बनाम राज्यों की होती जा रही है। यह कथन किसका है? बार्कर का है, ब्राइस का है, डुवर्जर का है या थॉमस हेयर का है? तो यह जो कथन है वो है ऑप्शन ए, बार्कर का। बार्कर का कहना है कि आधुनिक राज्यों में स्थिति समूह बनाम राज्यों की होती जा रही है, क्योंकि व्यक्तियों ने आपसी हितों के लिए राज्य में छोटे छोटे समूह बना लिए हैं। इसके पहले स्पेंसर जैसे विद्वानों ने व्यक्ति बनाम राज्य जैसे सिद्धांत को प्रमुखता दी थी। तो स्पेंसर ने व्यक्ति बनाम राज्यों को प्रमुखता दी थी और बार्कर ने समूह बनाम राज्य को दिया है। निम्नलिखित में से कौन सा सही है? भूमंडलीकरण का तात्पर्य है। तो भूमंडलीकरण का तात्पर्य है अंतर्राष्ट्रीयवाद, अंतर्राष्ट्रीयतावाद, संप्रभु राज्यों का अंत, ऑप्शन सी क्षेत्रवाद या ऑप्शन डी विश्व समाज के सहकारी स्वरूप का उद्भव। तो भूमंडलीकरण का जो तात्पर्य है वो है ऑप्शन डी, विश्व समाज के सहकारी स्वरूप का उद्भव। ऑप्शन डी सही है। इसके बारे में अगर थोड़ा सा हम जानना चाहेंगे तो देखिए, ग्लोबलाइजेशन या भूमंडलीकरण वह प्रक्रिया है जिसमें व्यापार, सेवाओं एवं तकनीकियों का पूरे संसार में वृद्धि, विकास का विस्तार किया जाता है। और पिछले कुछ दशकों में भूमंडलीकरण बहुत तेजी से हुआ है, जिसके परिणाम स्वरूप पूरे विश्व में आर्थिक, सामाजिक, राजनीतिक एवं सांस्कृतिक पारस्परिकता में तकनीकी, दूरसंचार, यातायात आदि की उन्नति में भूमंडलीकरण के माध्यम से वृद्धि हुई है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही है? मनुष्यों का सामूहिक भाईचारा कांट से संबंधित है, राज्य की उच्चतर तार्किकता बोसांके से संबंधित है, या राज्य समुदायों का समुदाय ग्रीन से संबंधित है, या मनुष्य का प्राकृतिक अधिकार लॉक से संबंधित है? तो यह कथन जो सही है वो है मनुष्य का प्राकृतिक अधिकार, और यह लॉक से संबंधित है। ऑप्शन डी सही है। लॉक के अनुसार प्राकृतिक अवस्था में मनुष्यों को प्राकृतिक अधिकार प्राप्त थे और प्रत्येक व्यक्ति अन्य व्यक्तियों के अधिकारों का आदर करता था। इसमें मुख्य रूप से 3 प्राकृतिक अधिकार जीवन, स्वतंत्रता और संपत्ति थे। अतः प्राकृतिक अवस्था में प्रत्येक व्यक्ति, चाहे वह सबल हो अथवा निर्बल हो, उसे जीवन, स्वतंत्रता और संपत्ति का समान अधिकार प्राप्त था। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा लॉक के सामाजिक समझौता सिद्धांत के अनुसार एक प्राकृतिक अधिकार नहीं है? यह कौन सा नहीं है? ऑप्शन ए जीवन का अधिकार, ऑप्शन बी धर्म का अधिकार, ऑप्शन सी स्वतंत्रता का अधिकार, या ऑप्शन डी संपत्ति का अधिकार। तो इसमें है जो है वो ऑप्शन बी धर्म का अधिकार, यह सही है। लॉक के सामाजिक समझौते का सिद्धांत के अनुसार एक प्राकृतिक अधिकार नहीं है, यह धर्म का अधिकार नहीं है। बाकी जीवन का अधिकार, स्वतंत्रता का अधिकार और संपत्ति का अधिकार, यह लॉक के सामाजिक समझौते के प्राकृतिक अधिकार से संबंधित है। लॉक के अनुसार प्राकृतिक अवस्था में मनुष्यों को प्राप्त था केवल राजनीतिक अधिकार, प्राकृतिक अधिकार, कानूनी अधिकार या धार्मिक अधिकार। तो लॉक के अनुसार प्राकृतिक अवस्था में मनुष्यों को प्राप्त था केवल प्राकृतिक अधिकार। ऑप्शन बी सही है। नेक्स्ट है, राज्य का स्वरूप मूलतः निगम के समान है, यह कथन है। तो यह कथन किसका है? लास्की का है, मार्क्स का है, मैकाइवर के है या डुग्वी का है? तो यह कथन जो है वो ऑप्शन सी मैकाइवर का है। मैकाइवर ने अपनी पुस्तक द मॉडर्न स्टेट में बहुलवादी विचारधारा का पद पोषण किया है और इसके अनुसार राज्य समाज के अन्य संस्थाओं में से केवल एक संस्था है। यद्यपि इसके कार्य अनोखे ढंग के हैं, राज्य में एक निगम की सभी अनिवार्य विशेषताएं हैं। उसकी सीमाएं, उसके अधिकार क्षेत्र और उसकी जिम्मेदारियां सभी निश्चित हैं। निगम की तरह राज्य के भी अधिकार और कर्तव्य हैं। नेक्स्ट है,
लास्की के अनुसार राज्य है, तो लास्की के अनुसार राज्य है समाज और संघ की अधिपति, समाज का सेवक, समाज के साथ समरूप, या इनमें से कोई नहीं। तो लास्की के अनुसार राज्य है समाज का सेवक, ऑप्शन बी सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रक्त संबंध समाज को जन्म देता है और कालांतर में समाज राज्य को, यह कथन किसका है? यह कथन है लीकॉक का, मैकाइवर का, जैक्स का या गैटल का। तो यह प्रश्न एक बार और आ चुका है और यह कथन जो सही है वो इसमें जो मैकाइवर हैं उन्होंने ही मानना है कि रक्त संबंध समाज को जन्म देता है और कालांतर में समाज राज्य को। राज्य की उत्पत्ति का सर्वाधिक मान्य सिद्धांत विकासवादी सिद्धांत है, जिसके अनुसार राज्य की अचानक उत्पत्ति न होकर क्रमिक विकास का फल है। इसमें रक्त संबंध ने भी अंशतः योगदान दिया है और रक्त संबंध एकता का प्रथम और दृढ़तम बंधन है। इसी रूप में मैकाइवर का कथन है कि रक्त संबंध समाज को जन्म देता है और कालांतर में समाज राज्य को। नेक्स्ट है, किसने कहा कि रक्त संबंध समाज का निर्माण करता है और कालांतर में समाज राज्य को जन्म देता है? तो यह कथन है मैकाइवर का। देखिए यह प्रश्न जो है वो कई बार पूछा गया है। नेक्स्ट है, मात्रिक सिद्धांत के अनुसार परिवार का प्रमुख था, तो परिवार का प्रमुख कौन था? सबसे बड़ा पुरुष सदस्य। मात्रिक सिद्धांत के अनुसार ध्यान रहे, सबसे बड़ी महिला सदस्य, राजा द्वारा नियुक्त किया गया, या ऑप्शन डी प्रमुख पुरोहित द्वारा नियुक्त किया गया हो। तो इसमें जो सही है वो है ऑप्शन बी, सबसे बड़ी महिला सदस्य। नेक्स्ट है, राज्य के कार्यों की परंपरागत विचारधारा के अनुसार अनिवार्य तथा ऐच्छिक दो भागों में बांटा गया है, लेकिन वर्तमान समय में राज्य की अवधारणा के अनुसार अनिवार्य और ऐच्छिक का भेद समाप्त है तथा समस्त कार्य अनिवार्य ही माने जा रहे हैं। इसमें जो सही है वो है लोक कल्याणकारी राज्य, अनिवार्य सेवा राज्य, लोकतांत्रिक राज्य या आदर्शवादी राज्य। तो देखिए यह जो कथन है वो लोक कल्याणकारी राज्य, ऑप्शन ए सही है। परंपरागत विचारधारा राज्य के कार्यों को दो वर्गों में अनिवार्य और ऐच्छिक में विभाजित करने की हो रही है और यह माना जा रहा है कि अनिवार्य कार्य तो राज्य के अपने अस्तित्व को बनाए रखने के लिए किए जाने जरूरी हैं, किंतु ऐच्छिक कार्य राज्य की जनता के हित में होते हुए भी राज्य के द्वारा उनका किया जाना तत्कालीन समय की विशेष परिस्थितियों के शासन के दृष्टिकोण पर निर्भर करता है। नेक्स्ट है, आधुनिक राज्य को ऐसे वर्णित करते हैं, ऑप्शन ए पुलिस राज्य, एक कल्याणकारी राज्य, एक हस्तक्षेप राज्य और डी एक तंत्रीय राज्य। तो देखिए आधुनिक राज्य को एक कल्याणकारी राज्य के रूप में वर्णित करते हैं, ऑप्शन बी सही है। नेक्स्ट है, निम्न में से कौन राज्य का आवश्यक अंग नहीं है? तो इसमें आपको बताना है कि राज्य का आवश्यक अंग कौन सा नहीं है। सरकार, संप्रभुता, भूभाग या कानून। तो इसमें सरकार, भूभाग और संप्रभुता और इसके साथ जनसंख्या राज्य के आवश्यक अंग हैं, बाकी इसमें जो कानून है वो नहीं है, ऑप्शन डी सही है। निम्न में से कौन सा एक राज्य का तत्व नहीं है? जनसंख्या, ऑप्शन बी धर्म, ऑप्शन बी भूभाग और संप्रभुता। तो इसमें देखिए जनसंख्या, भूभाग और संप्रभुता है और धर्म नहीं है, ऑप्शन बी सही है। जो नहीं है वो धर्म है। राज्य के आवश्यक तत्व हैं, तो राज्य के आवश्यक तत्व हैं, अभी हमने देखा है इस प्रश्न को, समय नहीं गंवाएंगे, ऑप्शन डी इसका सही है। भूभाग, जनसंख्या, सरकार और संप्रभुता ये राज्य के आवश्यक तत्व माने जाते हैं। भूभाग, जनसंख्या, सरकार और संप्रभुता। नेक्स्ट है, किसी राज्य का सर्वाधिक महत्वपूर्ण तत्व कौन सा है? जनसंख्या, भूभाग, सरकार और संप्रभुता में से सर्वाधिक महत्वपूर्ण बताना है। तो यह संप्रभुता जो है वो सर्वाधिक महत्वपूर्ण है।
देखिए, संप्रभुता या प्रभुसत्ता राज्य का अनिवार्य लक्षण है। J.W. गार्नर ने इंट्रोडक्शन टू पॉलिटिक्स साइंस के अनुसार प्रभुसत्ता राज्य की ऐसी विशेषता है जिसके कारण वह कानून की दृष्टि से केवल अपनी इच्छा से बंधा होता है, अन्य किसी की इच्छा से नहीं। कोई अन्य शक्ति उसकी अपनी शक्ति को सीमित नहीं कर सकती है। नेक्स्ट है, निम्न में से कौन सा वर्ग 60 गुण का भाग नहीं है? तो इसमें कौन सा 60 गुण का भाग नहीं है? संधि विग्रह, यान आसन, ऑप्शन सी द्वैधी भाव संधि या ऑप्शन डी षड्यंत्र पंचशील। तो इसमें जो है ऑप्शन डी वो भाग नहीं है 60 गुण सिद्धांत का। और 60 गुण सिद्धांत के कौन कौन से भाग हैं वो हम देख लेंगे। तो देखिए, यह कौटिल्य के विदेश संबंधों के संचालन के लिए 6 प्रकार की नीतियां 60 गुण का उल्लेख किया है। और यह जो 60 गुण सिद्धांत है यह कौटिल्य ने ही दिया था। और वह कौन कौन सा है? वह है संधि, विग्रह, आसन, यान, संशय और दैधी भाव। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन प्राचीन भारतीय विचारकों द्वारा प्रतिपादित राज्य के सप्तांग सिद्धांत के 7 अंग में नहीं है? तो वह है स्वामी, पुरोहित, पुर और कोश। तो उसमें 7 अंगों में जो नहीं है वो है पुरोहित, ये नहीं है। देखिए, प्राचीन भारतीय विचारक कौटिल्य द्वारा प्रतिपादित राज्य के सप्तांग सिद्धांत को 7 अंगों में पुरोहित का उल्लेख नहीं मिलता है। और जो 7 अंग हैं वो हम देख लेंगे, स्वामी, अमात्य, जनपद, दुर्ग, कोश, दंड और मित्र। नेक्स्ट है, सप्तांग सिद्धांत का प्रतिपादक कौन था? तो सप्तांग सिद्धांत के जो प्रतिपादक थे वो है कौटिल्य, अभी हमने देखा डिस्क्रिप्शन। नेक्स्ट है, निम्न में से राज्य का मूल तत्व क्या है? आपको बताना है कि राज्य का मूल तत्व क्या है। सर्वसत्ता, खजाना, सेना या राजा। तो इसमें है जो सर्वसत्ता, ऑप्शन ए सही है, ये राज्य का मूल तत्व है। नेक्स्ट है, राज्य कहे जाने के लिए अति आवश्यक तत्व। तो राज्य कहे जाने के लिए अति आवश्यक तत्व है जो है वह भूभाग है, जनता है, सर्वोच्च सत्ता है या राष्ट्रीयता है। तो वो है सर्वोच्च सत्ता। सर्वोच्च सत्ता ही राज्य कहे जाने के लिए सबसे ज़्यादा अति आवश्यक तत्व है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से किस विचारक ने अपने चिंतन में राज्य और समाज में भेद नहीं किया है? तो कौन से ऐसे विचारक हैं जो राज्य और समाज में भेद नहीं किए हैं? कांट है, टी.एच. ग्रीन है, हीगल है और जॉन लॉक हैं। तो यह कथन जो है वो है भेद नहीं किया है वो है हीगल, ऑप्शन सी सही है। हीगल जो है वो एक जर्मन दार्शनिक हैं और इन्होंने अपने चिंतन में राज्य और समाज में भेद नहीं किया है। हीगल राज्य को समाज का उत्तम आदर्श मानते हैं और हीगल कहते हैं कि राज्य स्वयं निश्चित तथा पूर्ण मस्तिष्क है जो सच्चाई और बुराई, लज्जा और शुद्धता, चंचलता और धोखेबाजी की भावनात्मक नियमों को स्वीकार नहीं करते हैं। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन समाज एवं राज्य में भेद करते हैं? उसमें तो अभी हमने देखा है पहले प्रश्न में कि हीगल जो थे वो भेद नहीं करते हैं, लेकिन इसमें बताना है कि कौन भेद करता है। पैरेटो करते हैं, मैकाइवर करते हैं, ब्राइस करते हैं या चार्ल्स मेरियम करते हैं। तो यह है ऑप्शन बी मैकाइवर। मैकाइवर राज्य एवं समाज एवं राज्य में भेद करते हुए राज्य के बहुलवादी अवधारणा के समर्थक हैं। इन्होंने अपनी पुस्तक वेब ऑफ गवर्नमेंट में समाज में महत्वपूर्ण भूमिका निभाने वाले समुदायों को राज्य के कार्यों में सहभागी बनाने की वकालत की है। नेक्स्ट है, सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित करना है। तो भारत, इसका हम मिलान देख लेते हैं। तो भारत जो है वो मित्रता एवं शांतिपूर्ण सह अस्तित्व है।
भारत का संबंध मित्रता एवं शांतिपूर्ण सह अस्तित्व से है, तो ए का तीसरा हो जाएगा। और संयुक्त राज्य अमेरिका का जो संबंध है वो साम्यवाद अवरोध से है। ऑप्शन फोर बी का 4 सही हो जाएगा। और सोवियत रूस जो है वो समाजवादी अंतर्राष्ट्रीयतावाद के सिद्धांत के आधार पर मैत्री सहयोग, सी का दूसरा हो जाएगा। और चीन का जो संबंध है वो सैनिक शक्ति और साम्यवाद से है, डी का पहला हो जाएगा। तो इस हिसाब से कूट से तीसरे नंबर पे आएगा, 3 नंबर सही है। सभी कुछ राज्य में निहित है, राज्य के बाहर कुछ भी नहीं है, और राज्य के बाहर कुछ भी नहीं है, राज्य ही सर्वोपरि है। यह विशेषता कहाँ दिखाई देती है? समाजवाद में, साम्यवाद में, उदारवाद में या सर्वाधिकारवाद में? तो यह जो विशेषता दिखाई देती है वह सर्वाधिकारवाद में दिखाई देती है। सर्वाधिकारवाद राज्य को सर्वशक्तिमान, सर्वोच्च एवं नैतिक इकाई मानता है। इटली में फांसीवाद तथा जर्मनी में नाजीवाद सर्वाधिकार का ही एक प्रकार है। मुसोलिनी ने यह कहा है कि राज्य के बाहर कुछ नहीं है और इसके विरुद्ध कुछ नहीं है, इसके ऊपर कुछ नहीं, सभी कुछ राज्य में निहित है। इसी प्रकार त्रित्से ने भी कहा है कि दंडवत होकर राज्य की पूजा करनी चाहिए। त्रित्से ने क्या कहा है कि दंडवत होकर राज्य की पूजा करनी चाहिए। सर्वाधिकारवादी राज्य की कुछ विशेषताएं अगर और देखना चाहें तो हम देख सकते हैं, जैसे विवेक की अमान्यता तथा संवेगों का गर्वीकरण, यह राष्ट्र का गौरवगान करता है, यह युद्ध की प्रशंसा तथा शांति की निंदा करता है, यह उदारवाद तथा संसदीय शासन के विरुद्ध है, और यह एक व्यक्ति का दल में सर्वोच्च सत्ता समाहित करता है। जनता को राजनीतिक विरोध का अधिकार नहीं है। नेक्स्ट है, सर्वाधिकारवाद में व्यक्ति की उपेक्षा निम्नलिखित में से किसे अधिक महत्व दिया जाता है? समाज को दिया जाता है, राष्ट्र को दिया जाता है, राज्य को दिया जाता है या संसार को दिया जाता है? तो यह दिया जाता है ऑप्शन सी, राज्य को। सर्वाधिकारवाद में व्यक्ति की अपेक्षा राज्य को अधिक महत्व दिया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राज्य एक नैतिक संस्था है जो मनुष्य के पूर्ण नैतिक विकास के लिए अपरिहार्य है। यह वक्तव्य का संबंध किससे है? व्यक्तिवादियों से है, आदर्शवादियों से है, अराजकतावादियों से है या मार्क्सवादियों से है? तो यह है ऑप्शन बी, आदर्शवादियों से। आदर्शवादियों का ही राज्य एक नैतिक संस्था है जो मनुष्य के पूर्ण नैतिक विकास के लिए अपरिहार्य है। इसका ये संबंध आदर्शवादियों से है। कल्याणकारी राज्य का उद्देश्य है, आपको बताना है कि कल्याणकारी राज्य का उद्देश्य क्या है? आर्थिक सुरक्षा की व्यवस्था, राजनीतिक सुरक्षा या सामाजिक सुरक्षा? तो इसमें जो ऑप्शन डी है सभी है, आर्थिक सुरक्षा की व्यवस्था, सामाजिक सुरक्षा और राजनीतिक सुरक्षा, ये सभी कल्याणकारी राज्य का उद्देश्य है। नेक्स्ट है, निम्न में से कौन सॉफ्ट स्टेट के विचार से संबंधित है? तो सॉफ्ट स्टेट के विचार से कौन संबंधित है? कार्ल डायच, गुरनार मेंडल, लेनिन या रूसी? तो यह संबंधित है गुरनार मेंडल। गुरनार मेंडल ने अपनी विख्यात कृति एशियन ड्रामा में निवेदित एवं विकासशील देशों के लिए सॉफ्ट स्टेट शब्द का प्रयोग किया है। नेक्स्ट है, सामंतशाही इसका प्रबल वैशिष्ट्य था। तो सामंतशाही किसका प्रबल वैशिष्ट्य था? शहर राज्य का, रोमन साम्राज्य का, पवित्र रोमन साम्राज्य का, इन सभी तीनों का। तो सामंतशाही जो है वो पवित्र रोमन साम्राज्य का वैशिष्ट्य, प्रबल वैशिष्ट्य था। ऑप्शन सी सही है। नेक्स्ट है, इसमें सूची 1 को सूची 2 से मिलाना है। वैज्ञानिक समाजवाद, तो हम इसको डायरेक्ट देख लेते हैं। वैज्ञानिक समाजवाद जो है वो राज्य का शोषण यंत्र है। ऑप्शन ए का दूसरा है। प्रत्ययवाद जो है वो, तो प्रत्ययवाद राज्य तथा तत्व मीमांसा सिद्धांत है, बी का पहला सही है। और अराजकतावाद राज्य अनावश्यक और अवांछनीय दोनों है।
सी का चौथा सही हो जाएगा। और अधिनायकवाद एक व्यक्ति अथवा दल में असीमित शक्ति है, तो जो डीन है वो सही हो जाएगा, उसका सही हो जाएगा 3, तीसरा ऑप्शन सी सही है। इसमें भी सूची 1 को सूची 2 से मिलाना है और इसको भी हम डायरेक्ट देख लेंगे। देखिए, दर्शन शास्त्र जो है वो मन से संबंधित है और राजनीति विज्ञान जो है वो शक्ति से संबंधित है, अर्थशास्त्र व्यापार से संबंधित है और समाजशास्त्र स्तर विन्यास से संबंधित है। तो इसके हिसाब से जो कूट बनेगा वो ऑप्शन बी सही है। और ये है आपकी इस सीरीज का अंतिम प्रश्न। तो आपको यह बताना है कि ये प्रश्न आपको कैसे लगे, और इस वीडियो को लाइक करिए, इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। धन्यवाद।